शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है, और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपको अफसोस होगा कि हम वो किसकी उम्मत हैं, हम किसकी उम्मत हैं, किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था। और आज देखें, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, मजबूर लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको वहां जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील, और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके कंट्रोल में सारी। क्योंकि मैं इधर मेंबर पार्लियामेंट था तब, ऑपोजिशन ना होने के बराबर, जो ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था, राइट। और वो आदमी जिसके पीछे अमेरिका उनकी जंग लगा था, सब कुछ, वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया, और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया स्पीकर साहब। 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लायबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जो महंगाई है इसके बाद मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशे देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए हैं इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुकमका था, अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी, इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वह $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहां से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी इखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा
جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے, مہنگائی جو بڑی ہے, بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنے, اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. اتنا 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ, اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے, کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ. آپ سوچیں فیٹف کے اوپر, اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے, یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں. اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی, تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا, مشکل سے. اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے. آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے, اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا, آج 160 روپے کا. تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں, پٹرول, ڈیزل, بجلی. اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ باہر سے. دالیں مہنگی, جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, گھی مہنگا, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں, اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا. تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں, اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ ذرا پکڑا, اتنا بڑا وہ لا دیا جی, اتنا بڑا جی, یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں. اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کیا عمران خان قابو آ گیا, اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا. مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے, بس ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا. اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا, پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا. میں ان کو جانتا ہوں, جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے. ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ NRO نہیں دے گا, لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو, اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے تو اب اس سے لے لو, اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے. اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی, بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم, مینار پاکستان کے اندر جلسہ. مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں. دیکھیں ان کے بھی آگئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا نہیں ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے. جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا. اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان, اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں, میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں. وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلے گا, لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا. اب آ کے جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا, انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ. انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو, فری اور فیئر الیکشن ہو. تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, دونوں پارٹیز نے. اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا, سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں, اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی. میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں, یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں,
प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स है। भाई एक चीज देख लें, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा इन्होंने इसने क्या किया अपने जमाने में। तो उसको ला के यहां बैठा के तो जनाब इन्होंने सारा पैसा लगा के, और हमें सब पता था क्या हो रहा है, और उसको जाके जनाब इन्होंने हरवा दिया हफीज शेख को। अब क्या पैगाम गया सारे मुल्क में इसका? मैंने क्यों ये आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ली है, इसका क्या पैगाम गया दुनिया में? सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, या मैं तो खास दाद देना चाहता हूं, मेरे मेंबर्स बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं, जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। इनको सारों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। और फिर अगर मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूं ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। स्पीकर साहब, मैं आज इस ओकेजन के ऊपर, क्योंकि मुझे इस पे काफी, मैं 2.5 साल ये बड़ी चीजें बर्दाश्त करता रहा हूं, और मैं इसलिए सब्र से करता रहा हूं क्योंकि मुल्क इतना हमारा मुश्किल में है। जो हमें टाइम मिला जब मेरी गवर्नमेंट आई, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि सारी जिंदगी मेरी तो स्ट्रगल में गुजरी। जो भी आप इंसान ने किसी चीज में compete करता है, अगर आपने मुल्क में अपने सबसे टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचना है तो एक बहुत सारे मुल्क में मुकाबला करके आप वहां पहुंचे, उसमें बड़ी स्ट्रगल होती है, ऊंच नीच होती है बड़ी। और फिर अगर आपको दुनिया के लेवल पे आपको अपना, अगर आपको मनवाना है, उसकी और एक स्ट्रगल होती है। और मेरी उससे ज्यादा बड़ी स्ट्रगल थी कि एक आदमी जाके हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करे, और वो भी कैंसर हॉस्पिटल, तो एक वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। फिर पॉलिटिक्स में लंबी स्ट्रगल रही है, अकेला थोड़ा से लोगों के साथ शुरू हुआ था, और स्ट्रगल करके 14-15 साल तो मजाक उड़ता था मेरा, सारे हंसते थे जब नाम सुनते थे मेरा। तो एक स्ट्रगल करके यहां पहुंचा हूं। जो ये 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल की है, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। और क्यों मुश्किल थी? क्योंकि जो ये 10 साल में, मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूं, एक एक इन्होंने इदारा तबाह किया। सिर्फ 10 साल पहले इदारों के हाल देख लें, कोई उदार उठा ले, PIL ले लें, रेलवे लें, स्टील मिल 8 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके बैठी हुई थी। 8 अरब रुपया स्टील मिल में प्रॉफिट था जब तक कि जरदारी ने हाथ नहीं मारा उसको। अपना वो रियाज लाल जी फ्रंटमैन रख के हमारे सामने, मेरे पास आए लोग चेंबर वाले, उन्होंने कहा जी ये स्टील मिल सस्ती बिलेट्स उसको भेजा, उसके थ्रू पैसे दे रहा है, वो स्टील मिल आज बंद पड़ी है। एक एक इदारा इन्होंने तबाह किया, भर्तियां की लोगों की। वो इदारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहां पेंशन ही इतनी आ गई है कि कुछ बचता नहीं है सैलरीज और पेंशन के बाद के इदारे को ठीक कर सके। एक एक इदारा तबाह किया। मुल्क का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है, अगर आपका करंट अकाउंट यानी कि डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं, तो प्रेशर रुपए पे पड़ता है, वो गिर जाता है। तो वो मैं आपको बता, जब रुपया गिरता है तो गुर्बत फैल जाती है मुल्क में। तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जो कि आपकी आमदनी और खर्चे, वो बड़ा डेफिसिट, सारे इदारे खसारे में। पावर कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने साइन किए स्पीकर साहब, ये उमर अयूब आपको बताएगा, वो यानी ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मन ने आके एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उनके अंदर वही पावर प्रोजेक्ट्स आप कहीं और देख लें, किसी और मुल्क में, बल्कि अपने मुल्क में देख लें, और वो देखें इन्होंने किस पैसे बनाए, वो किस पैसे पे। गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने आके उसी मुल्क से 30% का